हेलो बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। देखिए, ये क्लास 7 का एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 2 है, राजा और उसके राज्य। राजा और उनके राज्य। उस राजा और उनके राज्य में जो चीज़ें दी हुई है, विषय, परिचय, नए राजवंशों का उदय, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। परिचय, नए राज्यवंशों का उदय, राज्यों में प्रशासन, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, धन के लिए युद्ध। तो चैप्टर 2 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। आगे जो है, देखिए यहाँ पे इसमें और हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 2 के अंतर्गत जो है हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं, चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र में, पूरा यूज के तंजावुर तक, भव्य मंदिर और कांस्य की मूर्ति कला, कृषि और सिंचाई और सामान्य साम्राज्य और प्रशासन। उसके साथ साथ जो है, तो थोड़ा हम चलते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। और ये जो है महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, और क्योंकि ये जो है पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो सबसे पहले हम परिचय में बात करते हैं। परिचय में ये देखा जाए कि 17वीं शताब्दी, बात की जा रही है 17वीं शताब्दी के बाद नए राजवंशों का उदय हुआ। क्योंकि पहले, इससे पहले जो है फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले जो है किसने दिया था, फिर उसके बाद हिंदुस्तान शब्द किसने दिया था। तो सबसे पहले जो है 13वीं शताब्दी में देने वाले व्यक्ति जो थे वह थे मिनहाज सिराज, जो भारत शब्द पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के क्षेत्रों के बीच के क्षेत्र के लिए जो है उन्होंने हिंदुस्तान शब्द यूज किया था। जबकि वही जो है 16वीं शताब्दी में बाबर आता है, और बाबर जो है हिंदुस्तान शब्द को दिया था। लेकिन उसने जो है अपना जो हिंदुस्तान शब्द दिया, वह भारत के जीव जंतु, पशु पक्षियों और यहाँ की संस्कृति के लिए जो है उन्होंने हिंदुस्तान शब्द दिया। लेकिन बाद में जो है अमीर खुसरो ने, भाई 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो आते हैं और वह जो है हिंद शब्द देते हैं। तो हिंद शब्द देते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है हर समय जो है यहाँ की सिचुएशन जो है, स्थिति जो है क्या होती रहता, बदलती रहती है। तो इसलिए जो है वो कहा कि इन सब चीज़ों पर क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं हम 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी के, सॉरी 17वीं शताब्दी के बाद क्या होता है कि राज्यों का उदय हुआ, नए नए राजवंश आए, और उन नए राजवंशों का क्या होता है, उदय होता है। तो उदय हुआ और उपमहाद्वीप में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन किया। 17वीं शताब्दी जब बीत गई, तो उसके बाद नए नए राजवंशों का उदय हुआ, नए राजवंश आए, अपनी राजा जो है वंश चलाने के लिए अपना उदय किए, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए अपने शासन किए, अपने सैनिक रखे, किस प्रकार से अपने जो है सभी प्रकार के क्रियाकलापों का निर्वहन किए, अपना मैनेजमेंट किए। तो होता क्या है कि उपमहाद्वीप हिस्से में जो होती है, उन लोगों ने क्या किया, उपमहाद्वीप में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन किया। तो उपमहाद्वीप इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। वहाँ पे कौन कौन से हिस्से आते हैं, तो गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत, पाल, चोल और चौहान, जिसको चौहान वंश के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है, और ये जो अब भारत का जो है उपमहाद्वीपीय क्षेत्र देखते हैं, निचला जो हिस्सा देखते हैं, तो उस निचले हिस्से में जो है गुर्जर आए, प्रतिहार आए, राजपूत आए, पाल, चोल, चौहान, ये सब लोग जो है यहाँ के शासन किए। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो दिया है, प्रमुख राजवंश 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच, 7वीं से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है पांड्य है, ये पांड्य हो गए। उसके बाद जो है ये चेर, देखिए नजदीक में चोल हो गए, यहाँ पे चोल हैं। यहाँ पूरा जो है राष्ट्रकूट वंश शासन कर रहा है, अपना राष्ट्रकूट वंश। तो इस प्रकार से जो है पूरा ये तुंगभद्रा जो दिया हुआ है शासन, इस टाइम जो है चालुक्य वंश का बंगाल, देख सकते हैं ये लोग जो है अपना अपना शासन जो किए। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है कलिंग का हिस्सा दिया हुआ है। तो भारत के जब 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो है, ठीक, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो है उपमहाद्वीप में राजवंशों का उदय हुआ, और राजवंश जो है अपने ऊपर क्या किए, शासन किए।
ये सब दिया हुआ है आपका, इंद्रप्रस्थ दिया हुआ है, ये मुल्तान दिया है आपका, उसके बाद जो है ये बनारस महाजनपद वाले हिस्से जो है दिया है, जैसे कन्नौज दे दिया महाजनपद, जो है ना, यहाँ पे दिया है, प्रयाग दिया है आपका। तो सारी चीज़ें जो है दे रखा है, गंगा गंगा जमुना वाला हिस्सा दिया है। अब एक नए राजवंशों का उदय, नए राजवंशों के उदय में हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि 7वीं शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े जमींदार और योद्धा क्या थे, क्योंकि उस समय जो जमींदार लोग थे, जो जमींदार थे, जमीन जिनके पास जमीन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो 7वीं जो शताब्दी चल रही थी, तो विभिन्न क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में बड़े बड़े जमींदार होते थे। अब बात यह है कि जिनके पास क्या होगा, जिनके पास जमीन होंगे, जायदाद होंगे, संपत्ति होगी, तो वास्तविक चीज़ होंगे कि क्या होंगे, या जो ताकतवर होंगे, और साथ ही साथ जो थे वहाँ पे क्या थे, योद्धा प्रमुख थे। अब जो जमींदार है, जो संपत्ति वाले हैं, क्या रखेंगे अपने लिए, सैनिक रखेंगे, तो उन्हें सामंत के रूप में स्वीकार किया गया। क्या रखा क्या गया, सामंत के रूप में स्वीकार किया गया। कहा क्या गया है, देखिए सामंत कौन थे, तो आप समझ सकते हैं कि 7वीं शताब्दी में विभिन्न बड़े बड़े क्षेत्रों में जमींदार या योद्धा प्रमुख थे, और उन्हीं को क्या कहा गया, सामंत के रूप में स्वीकार कर दिया गया। वे राजा के लिए उपहार भी लाते थे, कौन लोग, सामंत लोग। क्या होता है, सामंत लोग जो थे उपहार लाते थे किनके लिए, राजाओं के लिए, जो राजा हुआ करते थे, तो उन राजाओं के लिए ये लोग क्या लाते थे, उपहार लाते थे, सैन्य सहायता प्रदान करते थे। जैसे अभी क्या होता है, अभी क्या होता है, देखिए सिचुएशन सब वही है, सिचुएशन जो है पुरानी परंपरा ही चल रही है, पुरानी कल्चर ही चल रहा है। जैसे मान लीजिए कभी भारत में जो है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई चेयरपर्सन जो होता है, तो उनके लिए क्या करते हैं कि जो यहाँ पे बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो सामाजिक लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, उनको बकेट देते हैं, उनसे मिलते हैं, अपनी बात विचार करते हैं। तो वही क्या करते थे कि जो सामंत होते थे, वो राजा के लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। अब उपहार में बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, ठीक है। तो जैसे ही सामंतों ने सत्ता हासिल कर लिया, तो सामंतों ने जैसे ही सत्ता हासिल किया, समानता हासिल करने के बाद उन्होंने खुद को महासामंत मंडलेश्वर घोषित किया, ठीक है। अपने आप को क्या कहे थे, हम लोग महामंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर अर्थात क्षेत्र के महान स्वामी हैं, ठीक है, मतलब मालिक है। तो उन लोगों को भी लगा कि जो लोग जो है हमारे पास जो है, लोगों को क्या लगता है कि जैसे राजा है, अब ये हमरा इनका संपर्क जो जैसे हमारे यहाँ विधायक होता है, अब विधायक जो होता है, तो उस विधायक से हम क्या करते हैं, हमारा विधायक जो होता है जाता है डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। तो हमारा विधायक जो होता है, यदि बेटर होता है, तो हम विधायक को क्या मानते हैं कि ये जो है हमारे मालिक हो चुके हैं, हम अपनी बात इनकी यहाँ तक रखेंगे, तो ये हमारी बातों को जो है, ये हमारी समस्या को हल करेंगे। यदि हम इनके सामने समस्या रखते हैं, क्योंकि इनका जो है संपर्क कहाँ तक है, मुख्यमंत्री तक है, इनका संपर्क जो है प्रधानमंत्री तक है, इनका संबंध जो है राष्ट्रपति तक है। तो इसी तरह से जो है, जो सामंत हुआ करते थे, वो उनका सामंत जो थे, उनका संबंध किससे होता था, राजा से होता था। तो इसलिए अब सामंत जो है अपने क्षेत्र में जाकर के अपना वर्चस्व कायम करते थे, और उनको लगता था कि नहीं, ये जो है हम लोग क्या है, इन लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो लोग ये समझते थे, प्रजा जो समझती थी, लोग जो समझते थे कि ये जो क्या है, हमारे मालिक हो चुके हैं। तो लोगों को लगा कि हमारे पीछे तो इतनी जनता है, तो क्यों हम अपने आप को क्या कर लें, महामंडलेश्वर घोषित कर लें, और ये जो सामंत थे, ये अपने आप को महामंडलेश्वर घोषित कर लिए, अपने आप को क्या घोषित कर दिए, स्वामी, हम आपके क्या है, मालिक हैं। अब देखिए उपहार में क्या होता था, तो उपहार में ये लोग क्या, उपहार में क्या देते थे, तो उपहार के रूप में दिया जाता था आपको, कोई गिफ्ट दे दिया गया, सैनिक दे देते थे उपहार के रूप में, अपने लिए जो रखते थे, योद्धा रखते थे, या जो राजा क्या होता था, प्रसन्न हो जाया करता था। अब देखते हैं कर्नाटक में चालुक्यों के अधीनस्थों को, अब चालुक्यों राष्ट्रकूट किसको कहा गया, तो राष्ट्रकूट जो थे, कर्नाटक जो था, कर्नाटक, तो कर्नाटक के अंतर्गत देखा जाए, तो कर्नाटक में चालुक्यों के अधीनस्थों को, जो कर्नाटक चालुक्य के अधीनस्थ थे, चालुक्य के अधीन थे, उन्हीं को राष्ट्रकूट कहा जाता था। उसके बाद क्या है कि जब 8वीं शताब्दी आई, तो 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग जो था, दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट प्रमुख ने अपने स्वामी को उखाड़ दिया। दंती दुर्ग जो था, उसने क्या किया, राष्ट्रकूट प्रमुख ने अपने स्वामी को क्या किया, उखाड़ करके फेंक दिया। शक्तिशाली पुरुषों ने, जो शक्तिशाली पुरुष थे, ठीक है, बलशाली थे, शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, जिनके पास जो थे युद्ध सैनिक थे, जिनके पास जो थे प्रजा का बल था, तो शक्तिशाली पुरुषों ने अपने सैन्य कौशलों का इस्तेमाल राज्यों को तराशने के लिए किया। उदाहरण के लिए कदम्ब या मयूर शर्मन, उदाहरण के लिए देखा जाए तो कदम, मयूर, शर्मन और
गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे और उन्होंने हथियार ले लिए, राजस्थान और कर्नाटक में अपने राज्य स्थापित स्थापित की। कहा गया कि कदम में बहु शर्मा और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे और उन्होंने क्या किया, हथियार उठा लिया। और हथियार उठाए तो किस लिए उठाए, कहीं ना कहीं उस अन्याय को, कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, कहीं ना कहीं क्या किया, अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए। तो ये लोग क्या किया कि राजस्थान और कर्नाटक ने में अपने राज्य को क्या कर दिया, स्थापित कर लिया। दूसरी आगे घटना क्या होती है कि चालुक्य वंश छठी से 12वीं शताब्दी के बीच देखिए कहाँ इनकी जो है आर्किटेक्चर की बात की जाए, इन्होंने किसी प्रकार से जो है मूर्तियों या इमारतों का निर्माण किया, देखिए किए। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए मयूर शर्मा है, ये कौन है, मयूर शर्मा और गुर्जर प्रतिहार वंश 8वीं से 11वीं शताब्दी तक जो है मंदिरों का निर्माण किए हुए हैं। राज्यों का प्रशासन कैसा था, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो है राज्यों का प्रशासन कैसा था, चोल चोर चेल ठीक है, प्रतिहार, इन लोगों के बीच में शासन कैसा था। तो शासन जो था, बहुत से नए राजाओं ने ध्वनि शीर्षकों का प्रयोग किया, ध्वनि शीर्षकों का प्रयोग किया। पूर्व महाराजा आदि राजा त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये पहले के राजा महाराजा जैसे हैं आदि राजा हो गए, त्रिभुवन हो गए, चक्रवर्ती हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, ये बहुत से नए राजाओं ने ध्वनि शीर्षकों का प्रयोग किया। ध्वनि शीर्षक का मतलब क्या है, जैसे पहले महाराजा, उसके बाद आदि राजा कहा गया, उसको त्रिभुवन कहा गया, उसको चक्रवर्ती कहा गया, जैसे कहा जाता है चक्रवर्ती सम्राट अशोक, ठीक है ना। तीनों लोगों का स्वामी थे, फिर भी वे अक्सर अपने सामंतों, व्यापारी, ब्राह्मणों, किसानों के साथ सत्ता साझा करते थे। मतलब इन सभी चीज़ों का होने के बाद जो है तीन लोगों का स्वामी अपने आप को मानने वाले लोग जो थे, फिर भी वे अक्सर क्या करते थे, जो सामंत हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे, जो योद्धा हुआ करते थे, व्यापारी, ब्राह्मण, इन सब के साथ जो थे अपना क्या करते थे, सत्ता साझा करते थे। क्योंकि इन्हीं लोगों से क्या होता था, किन होता था, इन्हीं लोगों से क्या होता था, इनको जो है टैक्स आते थे, कर आते थे। तो इनको मजबूरी थी कि क्या करना, उन लोगों के साथ बैठ करके क्या करना, सत्ता को साझा करना। आगे देखते हैं कि राज्यों में संसाधन कैसा था। तो राज्यों में संसाधन के लिए जो था, संसाधन का उत्पादन जो था करने के लिए किसान, पशुपालक, कारीगर उपयोग करते थे। मतलब राज्यों में संसाधन का उत्पादन करने के लिए किसान जो थे, पशुपालक, पशु पालते थे और उन्हीं को क्या करते थे, संसाधन के रूप में यूज करते थे। उसके बाद क्या होता था कि व्यापारी से भी क्या होता था, राजस्व वसूल किया जाता था, क्योंकि भूमि यहाँ उत्पादकों से छीन ली जाती थी। जो भी व्यापारी से भी व्यापारी हुआ करते थे, तो राजस्व से क्या करते थे, अपना राजस्व वसूल किया जाता था। उसके बाद मंदिरों की जो युद्ध लड़ने में संसाधनों का उपयोग किया जाता था। मंदिर जो होते थे, किले होते थे, तो उनका किस लिए उपयोग करते थे, ये लोग उपयोग करते थे युद्ध लड़ने के लिए। राजस्व संग्रहकर्ता जो था, आमतौर पर प्रभावशाली परिवारों, करीबी रिश्तेदारों से आते थे। जो भी राजस्व के जिनको राजस्व बनाया जाता था, रेवेन्यू ऑफिसर बनाया जाता था, जिनको राजस्व को ग्रहण करने के लिए या वसूली करने के लिए किनको किया जाता था, तो वह ऐसे लोग थे जो प्रभावशाली थे, जो राजा के देख रेख में रहते थे, जिनका राजा से संबंध होता था, या राजा वो लोग होते थे जो जमींदार हुआ करते थे, जो योद्धा हुआ करते थे। क्योंकि वह राजस्व संग्रहकार आमतौर पर किससे होते थे, प्रभावशाली परिवार से, करीबी रिश्तेदारों से आते थे। उसके बाद जो जैसे मंदिर हो गया, किले हो गए, तो इन सब का किस लिए प्रयोग करते थे, तो मैंने बताया कि मंदिर और किलों का प्रयोग युद्ध लड़ने के लिए किया करते थे। अब देखिए प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ क्या होती थी, किस प्रकार के दस्तावेज उस समय चला करते थे, तो वे ब्राह्मणों द्वारा रचित थे, जो प्रशासन में मदद करते थे। मतलब ब्राह्मणों ने क्या किया, नियम कानून बनाए कि एक राजा को, क्योंकि आप देखेंगे कि लिखा गया है कि ब्राह्मण जो है क्या बन सकते हैं, ब्राह्मण खुद राजा नहीं बन सकते, राजा बना सकते हैं। ब्राह्मण खुद खेती नहीं कर सकते, हल नहीं पकड़ सकते। तो राजा उनको ये कहा गया है कि राजा जो ब्राह्मण जो है क्या करेगा, पठन और पाठन, मतलब शिक्षा को ग्रहण करे और पढ़ाने का काम करे। ब्राह्मण के लिए यही काम दिया गया है, क्योंकि पुराणों में यही मिलता है। तो वे क्या थे कि वे ब्राह्मणों द्वारा रचित थे और प्रशासन में मदद करते थे, प्रशस्तियों और भूमि के लिए। प्रशस्तियाँ सचमुच सच नहीं थी, जो भी प्रशस्तियाँ होती थी वो सच नहीं हुआ करती थी। शासक खुद को विजयी के रूप में चित्रित करते थे। शासक जैसा कहते थे वैसे ब्राह्मण जो थे उनके दरबार में रहते थे, और राजा जैसा उसे कहता था तो क्या करना पड़ता था, मजबूरन में ये जैसे भी हो उनको क्या करना पड़ता था, उनके बारे में वर्णन करना पड़ता था, चित्रित करना पड़ता था। राजा अक्सर ब्राह्मणों को भूमि देते थे। राजा क्या करते थे, अक्सर ब्राह्मणों को क्या देते थे, भूमि दान देते थे भूमि के लिए, और ताम्रपत्र भूमि स्वामियों को दिए जाते थे, ताम्रपत्र दिए जाते थे,
दस्तावेज के विवरण के साथ, क्योंकि ताम्रपत्र पर ही जो था कुछ भी लिखा जाता था तो उस समय ताम्रपत्र पर लिखा जाता था, तो इसलिए वो दस्तावेज के रूप में क्या देते थे, विवरण देते थे कि जो भी कुछ होगा इसमें क्या करेंगे, ये लिखने का काम करेंगे। तो क्योंकि इनको गुरु मानते थे और ये राज दरबारों में रहते थे और पहले से कहा है कि क्या करना है, इनका काम ही क्या है, पठन पाठन कराने का काम है। अब देखिए तांबे की प्लेट पर लिखा हुआ ताम्रपत्र का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि तांबे की प्लेट है और उसमें क्या हुआ है, लिखा गया है। देखिए ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला हिस्सा दिया हुआ है, तो ये ताम्रपत्र होते थे। तो राजा लोग क्या करते थे, ताम्रपत्र दे दिया करते थे, दान में भूमि दे दिया करते थे, जमीन दे दिया करते थे। उसके बाद आया 12वीं शताब्दी। बात 12वीं शताब्दी की है, तो 12वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है हुआ क्या कि 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा, कल्हड़ कश्मीर की क्या है, कश्मीर के एक राजा राजा पर एक लंबी संस्कृत कविता लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा। अब वो कमेंट में बताएंगे कल्हड़ जो था किसके दरबारी था, तो कल्हड़ द्वारा कश्मीर के एक राजा पर एक लंबी संस्कृति कविता लिखी गई थी। उन्होंने खाते के रूप में बनवाने के लिए विभिन्न स्रोतों, शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शी का इस्तेमाल किया। वह ब्राह्मणों के विपरीत शासकों और रणनीतियों के बारे में आलोचनात्मक थे। कल्हड़ क्या है, कल्हड़ एक कल्हड़ की एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है, रजत रंगड़ी। और रजत रंगड़ी क्या दिया गया है, तो कश्मीर राजाओं का एक इतिहास का हिस्सा है। कल्हड़ ने क्या किया कि वह जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने अपनी पुस्तक राजत रंगड़ी में, ठीक है, उनके इतिहासों का बारे में लिखा। अब देखिए धान के लिए वो लोग क्या करते थे, तो धान चाहिए, राजा हैं तो चूंकि सैनिक रखेंगे, युद्ध करेंगे, ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था। तो प्रत्येक शासक जो थे राजवंश का एक निश्चित क्षेत्र, हर राजा है उस राजा का क्या होगा, एक निश्चित क्षेत्र होगा, क्योंकि दूसरे क्षेत्र में कोई राजा बैठा हुआ है, अपना एक क्षेत्र है। गंगा घाटी में बेशकीमती क्षेत्र कन्नौज था। गंगा घाटी का जो बेशकीमती क्षेत्र था क्या था, बेशकीमती क्षेत्र कन्नौज था। कन्नौज लोग क्या कहते हैं, इत्र की नगरी के नाम से जानते हैं, खुशबू का शहर के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या था, तो कन्नौज जो थे सर्दियों सदियों से गुर्जर प्रतिहार राजपूत पाल वंश से संबंधित शासकों, इसे अक्सर त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वर्णित किया जाता था। त्रिपक्षीय ग्रुप जो कैसे है, गुर्जर प्रतिहार थे, राजपूत थे और पाल वंश, तो इसलिए इसमें जो है लंबे समय से जो है त्रिपक्षीय के रूप में किया गया। और राजाओं पर आक्रमण करने वाले मंदिरों का निर्माण करके, राजाओं पर आक्रमण करने वाले मंदिरों का निर्माण करके दूसरे के मंदिरों को निशाना बना करके शासक अपनी शक्ति और संसाधनों का प्रदर्शन करते थे। मतलब क्या कह रहे हैं, क्या कि जैसे मान के चलिए कोई क्षेत्र है, एक राजा का क्षेत्र ये हो गया और एक राजा का क्षेत्र जो है ये वाला हिस्सा होगा। अब कह रहा है कि राजाओं पर आक्रमण करने वाले जो राजा पर, मान लीजिए यहाँ का राजा जो है, यहाँ का राजा जो है यहाँ पर आक्रमण करना चाहता है, तो ये क्या करता था, ये लोग मंदिरों का निर्माण करके, या तो मंदिरों का निर्माण करते थे अपने आप को, मतलब शक्तिशाली, बलशाली, पावरफुल, और जैसे चक्रवर्ती दिखाने के लिए क्या करते थे, मंदिरों को निर्माण करते थे। मान लीजिए ये राजा जो है यहाँ का राजा, अपने यहाँ के राजा से क्या करना चाहता है, जैसे ये हो गया, यहाँ बी हो गया। अब ए वाला राजा जो है सोचता है कि मैं बी वाले राजा से ज़्यादा ताकतवर, ये क्या करता है, मंदिर बनवा दिया। तो इसको लगता था कि भैया तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, ये भी मंदिर बनवा दिया। अब क्या करता था, बनाकर दूसरों के मंदिरों को निशाना बना करके, या तो क्या करते थे, निशाना बना देते। अभी सोचते थे भाई मैं अपने आप को क्या बनाऊंगा, जैसे मान के चलिए अपने आप को शक्तिशाली दिखाने, अभी जैसे क्या है सऊदी अरब, सऊदी अरब शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो उसके पास क्या है, तेल खदानें हैं, तो क्या कर रहा है, कभी जो है जिद्दा टावर बना रहा है, तो कभी जो कभी जो है वो मतलब बड़ी बड़ी टावरें बना रहा है, तो वो अपने आप को क्या साबित कर रहा है, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। तो ये लोग राजा जो थे अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण कराया करते थे और दूसरे के मंदिरों को निशाना बनाया करते थे। अब ये कन्नौज के मंदिर है, कन्नौज के मंदिर देखो यहाँ पे जो है अपने आप को कितनी सुंदर मंदिरों का निर्माण किया गया है। जैसे अभी हमारे यहाँ देखिए, हम लोग शासक अपने आप को ये पावरफुल या कुछ का है, हमारे यहाँ
हमारे भी राज्य में देखा जाए तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो है भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, राम मंदिर का निर्माण किया गया है, जो दूर दूर से लोग जो क्या करते हैं पर्यटक के रूप में आ रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि नहीं, कि बहुत बड़े शासक हैं हमारे योगी जी हैं, बहुत बड़े शासक हैं, बहुत जो बड़े जो हैं कह सकते हैं कि इनकी जो नियम है नीति है बहुत बेस्ट है। तो इस प्रकार से अपने आप को क्या करते थे, वो उस समय भी राजा लोग शक्तिशाली दिखाने के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे। अब बात आती है सुल्तान सुल्तान मोहम्मद गजनी। सुल्तान मोहम्मद गजनी की बात चलती है। तो जो गजनी ने 997 से लेकर 1030 तक, 997 से लेकर के 1030 तक उसने क्या किया, शासन किया मध्य एशिया। और मध्य एशिया ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग को नियंत्रित किया। सुल्तान मोहम्मद गजनी ने 997 ईस्वी से लेकर के 1030 लगभग लगभग 33 साल तक उसने शासन किया। और शासन का अपना प्रभाव कहाँ पे डाला है, तो एशिया पर, ईरान पर, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों को नियंत्रित किया। उनका निशाना गुजरात के सोमनाथ के मंदिर थे। उसका निशाना क्या था, गुजरात का उनका निशाना था गुजरात के सोमनाथ के धनी मंदिर, साथ ही हर साल उठाया ना। वो क्या करता था, ऐसा माना जाता है कि उसने जो है इसमें शासन काल में लगभग लगभग जो है 1000 से लेकर के एक तक जो है 27 तक उसने लगभग 25 बार आक्रमण किया। 25 उसने कई लोगों पर विजय प्राप्त की। और अल बिरूनी किताबुल हिंद नामक एक विद्वान था, किताबुल हिंद जो है देखिए, उसने कई लोगों पर विजय प्राप्त किया। और अल बिरूनी नामक एक विद्वान को भी संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। और अल बिरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, तो किताबुल हिंद। ठीक है, ये बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन। गुजरात का सोमनाथ सोमनाथ मंदिर जो है देख सकते हैं कितना भव्य जो है। पृथ्वीराज तृतीय जो है यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया। सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से लेकर 1192 ईस्वी तक शासन किया, जिसने अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गजनी को हराया। तो चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए, पृथ्वीराज तृतीय हुए। उसके बाद जो है गुजरात के चालुक्यों ने चौहानों का विरोध किया। ठीक है, गुजरात के जो चालुक्य वंश के शासक थे उन्होंने चौहान वंश का क्या किया, विरोध किया। और यूपी के गढ़वालों ने, अब देखिए यहाँ पे मोहम्मद गजनी है और चालुक्य वंश है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखें चोल राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो देखा जाए कि नज़दीक से 1000 के पास हम लोग उदयपुर से तंजावुर तक देखेंगे इसमें। और तो मुत्तरैयार के नाम से जाना जाने वाला एक नाबालिग मुख्यतः परिवार कावेरी डेल्टा में सत्ता रखता था। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधिकार में। मुत्तरैयार के नाम से जाना जाने वाला एक नाबालिग था, और नाबालिग मुख्यतः परिवार कावेरी डेल्टा में क्या करता था, सत्ता रखता था। और वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधिकार में था। साथ ही साथ जो है यहाँ पे देखा जाए कि विजयालय उरैयूर तमिलनाडु से उरैयूर किया है। तो तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली शहर का एक हिस्सा है, कौन, उरैयूर। तो विजयालय उरैयूर के चोलों की प्राचीन परिवार से संबंधित है, जो 9वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरैया से डेल्टा क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ये है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, तो देखते हैं कि जब बड़ी बड़ी नदियाँ जो है कहीं आकर के, बड़ी बड़ी नदियाँ आकर के एक साथ मिलती है और मिलने के बाद जो है अंतिम वहाँ और भी कई हिस्सों में बट जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक नदी आ रही है, और नदी आने के बाद जो है यहाँ पे क्या है, कई हिस्सों में क्या हो गई, बट गई है। ठीक है ना, यही क्या होता है, डेल्टा होता है। विजयालय राजा के उत्तराधिकारी ने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया, कई क्षेत्रों क्या करें, विजय प्राप्त कर लिए और विजय प्राप्त की और सत्ता में वृद्धि हुई। पांड्य और पल्लव दक्षिण और उत्तर में उसके हिस्से थे। सबसे शक्तिशाली शासक 985
386 ईस्वी में राजा प्रथम थे, कौन थे? राजा प्रथम थे, और क्षेत्रों में विस्तारित नियंत्रण किया। उनके बेटे राजेंद्र ने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया में छापेमारी जारी रखी। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ हम लोग, दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण पूर्व एशिया के नियंत्रित हिस्से जैसे मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। दक्षिण पूर्व एशिया नियंत्रण के हिस्से में कौन कौन सा था जगह? हुआ था मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम था। और भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला की बात कर लेते हैं। कांस्य मूर्ति का भव्य मंदिर तंजावुर, जैसे तंजावुर का है, तो तंजावुर में देखा जाए, तंजावुर और गायकोंडा चोलपुरम के बड़े मंदिरों का निर्माण राजा राज और राजेंद्र ने कराया था। तंजावुर में जाएंगे, जैसे तमिलनाडु क्षेत्र में जाएंगे और तो है वहाँ पे जो है बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलती है। तो मैंने पहले बताया कि जो राजा हुआ करते थे, जो शासक करते थे, वो एक दूसरे को कमजोर दिखाने के लिए क्या करते थे कि अपने क्षेत्र में, अपने प्रांतों में क्या करते हैं, बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करा देते थे, जहाँ जिससे पता चलता था कि वहाँ का राजा कमजोर है और यहाँ का राजा क्या है, बहुत ही शक्तिशाली है। चोल मंदिर बस्तियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शिल्प उत्पादन का केंद्र था। चोल मंदिर बस्तियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य जो था, शिल्प उत्पादन का केंद्र करना। ये है तंजावुरी और ये है गईकोंड चोलपुरम। तंजावुर की मंदिर है और यहाँ पे गईकोंड चोलपुरम की मंदिर दी गई है। मंदिरों की देखभाल पुजारी, माला बनाने वाले रसोइया। मंदिरों की देखभाल कौन करते थे? देखभाल पुजारी हो गए, और माला बनाने वाले रसोइया, सफाई कर्मी, संगीतकार, नर्तक आदि करते थे। क्योंकि मंदिर बन गई तो वहाँ पे पुजारी का होना आवश्यक था। माला बनाने वाले जो फूल माला थे, क्योंकि कोई व्यक्ति जाता तो उनसे क्या करता था? खरीदता था। फिर रसोइया होती थी, सफाई कर्मी मंदिर की साफ सफाई करने के लिए होती थी। संगीतकार होते थे कि शाम को क्या करते थे? भजन कीर्तन किया करते थे। नर्तकी होती थी। उसके बाद जो है वे पूजा के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी थे। ठीक है ना? मंदिरों के कांसे की मूर्तियों से शिल्प बनाए जाते थे। विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में कांसे की मूर्तियों से क्या बनाए जाते थे? शिल्प बनाए जाते थे और विश्व में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। और देखते हैं कि मंदिर की रखवाली करने वाले कौन कौन से लोग हैं। देखिए यहाँ पे जो चित्र दिया है कि एक पुजारी जी हैं, ठीक है, एक पुजारी जी दिया गया है, यहाँ पे एक सफाई कर्मी दी गई है, साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक नर्तकी का चित्र दिया गया है, और यहाँ पर जो है यहाँ पे संगीतकार लोगों का भी चित्र दिया गया है। ये लोग जो है मंदिर की क्या करते थे? रखवाली करते थे। यह उम्दा मूर्तियाँ दी गई है, यहाँ पे कांस्य चित्र दी गई है, जैसे शिल्प कला का प्रयोग करके बनाया गया है। अब देखते हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कृषि और सिंचाई के लिए क्या था, क्या प्रबंध हुआ था। तो चोल शासक द्वारा अनेक कृषि विकास और उपलब्धियाँ अर्जित की गई। बंगाल की खाड़ी की नहरों में मिट्टी उपजाऊ थी, जो इसे चावल की खेती के लिए उपयुक्त बनाई जाती थी। बंगाल की खाड़ी की नहर जो थी, मिट्टी उपजाऊ के लिए बेस्ट माना जाता था। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित थी, जंगल साफ किए गए, बड़े पैमाने पर खेती की जा गई, क्योंकि ऑलरेडी जो था यहाँ पे क्या होता था? कृषि की जाती थी। अब देखिए कृषि के बड़े पैमाने पर की जा रही है तमिलनाडु के हिस्से में। अब देखिए बाढ़ के रोकने के लिए क्या व्यवस्था होती थी? तो बाढ़ को रोकने के लिए क्या होता था? जैसे तो यहाँ पे तटबंध कर दिया जाता था। ये हिस्सा देख रहे हैं कि बाढ़ के लिए रोकने के लिए तटबंध कर दिया जाता था, मतलब किनारों पर जो है बाँध बना दिया जाता था। बाढ़ को रोकने के लिए क्या करते थे? बाढ़ को रोकने के लिए तटबंधों का निर्माण किया गया और कई क्षेत्रों में साल में 2 फसलें उगाई गई। अधिकांश नए शासक और लोगों ने कृषि में रुचि ले लिया। उदाहरण के लिए क्या होते थे? कृषि के लिए कुएँ खोदे गए, वर्षा जल संग्रह के लिए टैंक बनाए गए, श्रम और संसाधनों का रख-रखाव, जल प्रबंधन किया गया। अभी के साम्राज्य का प्रशासन कैसा हुआ करता था 7वीं से 12वीं शताब्दी में? तो उर के नाम से जानी जाने वाली किसानों की बस्तियाँ बसाई गई थी उर के नाम से। उसके बजाय गाँवों की बड़ी इकाइयों को नाडु कहा जाता था। अब नाडु क्या होता था? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गाँव की बड़ी इकाई जो होती थी, गाँव की बड़ी इकाई जो होती थी, उसको हम लोग नाडु कहते थे। दोनों ने दोनों ने कई प्रशासनिक कार्य किए, जैसे हैंड आउट न्याय, है ना, हाथों हाथ न्याय देना, कर संग्रह करना, टैक्स वसूली करना, सिंचाई के प्रसार के साथ साथ जो है बस्तियाँ बहुत बनाई गई थी।
अब देखिए यहाँ पे किसान बस्तियाँ जिसको हम क्या करते थे, उर कहते थे, क्या करते थे, उर। किसान की जो बस्तियाँ हैं उनको क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे किसान की बस्तियों को उर कहा गया है, और बड़ी इकाई को क्या कहा गया है, गाँव की बड़ी इकाई को नाडू कहा गया है। ठीक है। हैंडआउट न्याय मतलब हाथों हाथ न्याय, उसके बाद कर संग्रह, टैक्स वसूली किया जाता था। जो ब्राह्मणों की बस्तियाँ थी, देखिए ब्राह्मणों की जो बस्तियाँ हुआ करती थी, तो उन ब्राह्मणों की बस्तियाँ कावेरी घाटी और दक्षिणी भारतीय भागों में बनाई गई थी, क्योंकि इन्हें भूमि अनुदान ब्राह्मण द्वारा प्राप्त होता था। सॉरी, भूमि अनुदान प्राप्त होता था। ब्रह्मदेह जिसको कहते थे, भूमि अनुदान जो दिया जाता था वो ब्रह्मदेह कहा जाता था। और राजा जो थे वो ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे। साथ ही साथ मैंने बताया था कि वो क्या देते थे, ताम्र पत्र दिया करते थे। और ब्राह्मण जो थे, राजा जैसा कहता था वैसा ही वो चारित्रिक उसका वर्णन किया करते थे। ब्राह्मण जमींदार, उसके बाद जो है ब्राह्मण जमींदारों की एक सभा थी, जो निर्णय लेते थे कि शिलालेख दीवारों और मंदिरों में दर्ज किए गए थे। ब्राह्मण जमींदारों की एक सभा होती थी। ब्राह्मण जो थी जमींदारों की क्या थी, एक सभा थी, जो निर्णय लेते थे कि शिलालेख दीवारों और मंदिरों में दर्ज किए गए थे। प्रशासन के कार्य व्यापारी प्रशासन के जो कार्य थे, प्रशासन के कार्य व्यापारियों द्वारा किए जाते थे। व्यापारी मतलब नगरम। उसके बाद देखा जाए कि सिंचाई का कार्य देखा जाए, तो सिंचाई कार्य के लिए, सिंचाई कार्य, उद्यान, मंदिर आदि की देखभाल के लिए सभा की अलग अलग समितियां थीं। पात्र सदस्यों के ताड़ के पत्रों और टिकटों पर नाम लिखे जाते थे, और उन्हें मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था। बाद में एक लड़के की मदद से चीटियाँ निकाली जाती थी। ये हर एक समिति के लिए किया जाता था। चिट्ठियाँ होनी चाहिए, लेकिन चिट्ठियाँ यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये क्या है, मान के चलिए जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, लकी ड्रा जैसे खेला जाता है, ठीक है ना, तो वैसे ही होता था। ये जो है पत्र दिया गया है, ये टिकट है, फिर ना एक मान इसमें रखा जाता था, फिर क्या करते थे वो लोग निकालते थे। धन्यवाद दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।